हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाने के तरीके या उपाय। तो सबसे पहले क्या है कि उपभोग प्रवृत्ति अगर बढ़ेगी तो देश में उत्पादन रोजगार में भी वृद्धि होगी। किन्स ने ये माना कि अल्पकाल में जो उपभोग है वो प्राय स्थिर रहता है, तो निवेश में भी वृद्धि करके जो है प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाया जा सकता है। मंदी के दौरान अगर आय तथा रोजगार में वृद्धि करनी है तो उपभोग के साथ साथ निवेश में वृद्धि करना जरूरी है, क्योंकि किन्स की प्रभावपूर्ण मांग के दो मुख्य निर्धारक घटक उपभोग तथा निवेश ही हैं। तो कहने का मतलब अगर देश में मंदी से उभरना है या फिर पूर्ण रोजगार स्तर पर पहुंचना है तो निवेश के साथ साथ उपभोग को भी बढ़ाना जरूरी है। तो उपभोग प्रवृत्ति बढ़ाने के कौन से तरीके हैं? पहला है मजदूरी दरों में वृद्धि। जो मजदूर है वो उपभोक्ता भी होता है। जब मजदूरी दरों में वृद्धि होगी तो मजदूर एक उपभोक्ता होगा तो उसकी आय बढ़ेगी, वो उपभोग को बढ़ाएगा, वो मांग ज़्यादा करेगा, उत्पादन बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगी। दूसरी तरफ अगर मजदूरी बढ़ रही है लेकिन मजदूरों की उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती तो इसका ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा उपाय। सामाजिक सुरक्षा उपाय क्या होते हैं? जैसे बुढ़ापा पेंशन है या जीवन बीमा है या चिकित्सीय सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होती हैं, या हम ये कह सकते हैं बेरोजगारी भत्ता। तो सरकार के द्वारा जिस देश में सामाजिक सुरक्षा जो उपाय हैं ज़्यादा अपनाए जाते हैं तो लोग वर्तमान में बचत कम करेंगे और अपनी आय को खर्च ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है भविष्य की जो अनिश्चितताएं हैं वो सामाजिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से कम होगी या दूर होगी। तो वर्तमान समय में वो अपनी आय को उपभोग पर ज़्यादा खर्च करेंगे और उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है आय का गरीबों के हित में पुनर्वितरण। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि गरीबों की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। कहने का मतलब जब गरीबों की आय बढ़ती है तो उस बढ़ी हुई आय को ज़्यादा वो उपभोग करते हैं, बचत कम करते हैं। लेकिन जो अमीर वर्ग होता है उनकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती है। जब उनकी आय बढ़ती है तो वो उपभोग पर खर्च नहीं करते, बल्कि उनका उपभोग तो पहले जरूरतें पूरी होती हैं, वो बचत को बढ़ाते हैं। लेकिन जिस देश में असमान वितरण होगा, कहने का मतलब अमीरों के पास पैसा ज़्यादा होगा, गरीबों में कम होगा, तो उस समय उपभोग प्रवृत्ति कम होगी, क्योंकि अमीरों की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति गरीबों की तुलना में कम होती है। लेकिन अगर उसी पैसे का पुनर्वितरण अमीरों से लेकर गरीबों में कर दिया जाए तो निश्चित तौर से उपभोग बढ़ेगा और उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट है ऋण सुविधाओं का विस्तार। अगर किसी देश में बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण जल्द सस्ते उपलब्ध करवाए जाते हैं तो उस देश में उपभोग बढ़ेगा। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है, टिकाऊ वस्तुएं, जिनके लिए लोग अक्सर बैंकिंग या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेते हैं। जैसे टिकाऊ वस्तुएं कार है, मकान बनाने के लिए लोन लेना या कार खरीदने के लिए लोन लेना। लोग क्या करते हैं कि टिकाऊ वस्तुओं को किस्तों पर खरीदते हैं, ऋण लेकर खरीदते हैं। तो अगर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी तो लोग टिकाऊ वस्तुओं को ज़्यादा खरीदेंगे, उपभोग बढ़ेगा और उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है विज्ञापन। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी वस्तु का उपभोग को बढ़ाने के लिए विज्ञापन एक महत्वपूर्ण तरीका है। हम रेडियो, टेलीविजन या सिनेमा घरों में न केवल विज्ञापन देखकर उस वस्तु के गुणों से परिचित होते हैं, बल्कि वो विज्ञापन हमें उस वस्तु को खरीदने के लिए भी प्रेरित करते हैं और हम उस वस्तु को खरीदते हैं। उस यानी हमारे उपभोग व्यय में वृद्धि होती है और उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है। नेक्स्ट है नगरीकरण। नगरीकरण यानी शहरीकरण। जब गांवों से लोगों का पलायन शहरों की तरफ होता है तो उसे बोलते हैं नगरीकरण। तो नगरीकरण में क्या है, उपभोक्तावादी व्यवस्था की जो चकाचौंध है उससे लोग प्रभावित होते हैं और वो अपने उपभोग को बढ़ाते हैं, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हैं, उपभोग बढ़ता है, तो इससे उपभोग प्रवृत्ति में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवहन साधनों का विकास। तो परिवहन साधनों का जितना ज़्यादा विकास होगा, साधन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगी, लोगों को वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो पाएंगी। तो परिवहन साधनों का जितना ज़्यादा विकास होगा उतना ही उपभोग बढ़ेगा। अगर परिवहन साधन महंगे हैं तो वस्तुएं भी महंगी होंगी, लोग उनको कम खरीदेंगे, उनका उपभोग कम करेंगे और उपभोग प्रवृत्ति जो है कम हो जाएगी। कहने का मतलब
परिवहन साधनों को बढ़ावा देकर भी उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो स्टूडेंट, ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो उपभोग प्रवृत्ति बढ़ाने के तरीके हैं। कहने का मतलब इन सभी पॉइंट से क्या सामने आया कि ऐसे उपाय जिनके द्वारा उपभोग में वृद्धि होती है। तो अगर उपभोग बढ़ेगा तो कहने का मतलब उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। तो अब हम करते हैं उपभोग प्रवृत्ति के निर्धारक तत्व। तो उपभोग प्रवृत्ति के निर्धारक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। पहले है व्यक्तिनिष्ठ तत्व और दूसरा वस्तुनिष्ठ तत्व, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। जो सबसे पहले हम करेंगे व्यक्तिनिष्ठ तत्व। जो उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले व्यक्तिनिष्ठ तत्व हैं उनको मनोवैज्ञानिक तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये तत्व मानव व्यवहार की मनोवैज्ञानिक विशिष्टताओं, मानव व्यवहार, सामाजिक रीति रिवाजों, आदतों और सरकारी संस्थाओं व व्यावसायिक संस्थाओं के व्यवहार पर निर्भर करते हैं। केन्स ने ये माना कि प्राय अल्पकाल में ये जो वस्तुनिष्ठ तत्व हैं वो स्थिर रहते हैं, उपभोग स्थिर रहता है जब तक कि असामान्य परिस्थितियां न उत्पन्न हो जाएं। और ये जो वस्तुनिष्ठ तत्व हैं उनको केन्स ने निम्न भागों में बांटा है। पहला है सुरक्षा का उद्देश्य। प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहता है, तो वो वर्तमान आय में से जो है बचत ज़्यादा करता है, उपभोग कम करता है। तो अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वो बचत करेगा और उपभोग प्रवृत्ति वर्तमान समय में कम हो जाएगी। दूसरा है दूरदर्शिता का उद्देश्य। कोई व्यक्ति जो होता है वो दूरदृष्टि का होता है, दूरदर्शी होता है, वो दूर की सोचता है, तो वो भविष्य के लिए ज़्यादा बचा कर रखता है, वर्तमान में उपभोग कम करता है और उपभोग प्रवृत्ति जो है घट जाती है। फिर है गणना का उद्देश्य। कई लोग क्या होते हैं कि बचत करते हैं कि उस पर ब्याज मिलेगा, फिर पैसा बढ़ेगा, फिर पैसा ब्याज मिलेगा, फिर पैसा बढ़ेगा, तो वो इस हिसाब किताब के चक्कर में वर्तमान समय में उपभोग कम करते हैं, बचत ज़्यादा करते हैं। तो इससे क्या होगा, उपभोग प्रवृत्ति वर्तमान समय में कम हो जाएगी। फिर है सुधार का उद्देश्य। चाहे कोई व्यक्ति है या कोई व्यावसायिक फर्म है, वो भविष्य में अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस में सुधार करने के लिए वर्तमान समय में अपनी आय का कुछ हिस्सा बचाते हैं, उपभोग कम करते हैं, तो इससे उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वाधीनता का उद्देश्य। व्यक्ति का ये स्वभाव होता है कि वो भविष्य में आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहना चाहता है। कहने का मतलब आर्थिक रूप से किसी पर भी वो डिपेंड नहीं करना चाहता, तो वो क्या करेगा, वर्तमान आय में से कुछ ना कुछ भविष्य के लिए बचाकर रखेगा और वर्तमान समय में जो है उपभोग प्रवृत्ति कम होगी। फिर है उद्यम का उद्देश्य। चाहे कोई व्यक्ति है या कोई फर्म है, व्यावसायिक संस्थान है, वो क्या करते हैं, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वर्तमान समय में बचत करते हैं, अपनी आय में से कुछ ना कुछ बचाते हैं ताकि भविष्य में वो अपने व्यवसाय को में जो है सुधार कर सके। फिर है गर्व का उद्देश्य। कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो अपने उत्तराधिकारियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति छोड़कर जाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने वर्तमान जीवन में अपनी आय में से कम उपभोग करते हैं और बचत ज़्यादा करते हैं ताकि वो भविष्य के लिए कुछ न कुछ जो है पूंजी जमा कर लें, ताकि अपने उत्तराधिकारियों को ज़्यादा पूंजी उपलब्ध कराने में वो अपना गर्व महसूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कृपणता का उद्देश्य। कृपणता यानी कंजूसी। ये व्यक्ति का स्वभाव है। जो व्यक्ति स्वभाव से कंजूस होता है वो अपनी आय को कम खर्च करता है लेकिन बचत ज़्यादा करता है, तो इससे भी उपभोग प्रवृत्ति प्रभावित होती है, उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय बुद्धिमत्ता का उद्देश्य। चाहे कोई व्यावसायिक संस्थान है, फर्म है, वो वित्तीय बुद्धिमत्ता दिखाती है ताकि वो वर्तमान समय में अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना है या कोई और नया कार्य शुरू करना है, तो उसके लिए वो वर्तमान समय में क्या करेगी, बचत करेगी। वो सोचेगी कि उसने आगे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, तो वर्तमान समय में उपभोग कम करेगी, बचत ज्यादा करेगी। यानी ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसके द्वारा व्यक्तियों या वित्तीय संस्थाओं के द्वारा वर्तमान में उपभोग पर कम खर्च किया जाता है और बचत की जाती है ताकि भविष्य जो है उनका सुरक्षित रहे। तो इनसे उपभोग प्रवृत्ति
प्रभावित होती है। दूसरे हैं वस्तुनिष्ठ तत्व, सब ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।